हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज हम लोग ननफिनाइट का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैं पार्ट 1 ननफिनाइट का ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। उसे भी आप यदि नहीं देखें तो एक बार अवश्य देख लेंगे, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग ननफिनाइट का सेकेंड वीडियो में कुछ बेयर इन्फिनिटिव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेयर इन्फिनिटिव को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप पूरे ननफिनाइट को हम लोग डिफाइन करके देखने वाले हैं। जानते हैं कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको स्टेमिना बनाना पड़ेगा। अपने आप में ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मुझे कुछ करना है, तो फिर पूरा ये दुनिया आपकी मुट्ठी में हो गई और सारा का सारा जो भी प्रॉब्लम है वो A to Z आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग सीधे बेयर इन्फिनिटिव पर डिस्कस करते हैं कि बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझ रहे होंगे कि बेयर बेयर का अर्थ होता है बिना। बेयर का अर्थ क्या होता है? बिना। और इन्फिनिटिव का अर्थ क्या होता है? यानी इन्फिनिटिव का अर्थ होता है टू के साथ। तो बिना टू के साथ को हम क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। यानी वो वर्ब जिसके साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। वो इन्फिनिटिव जिस इन्फिनिटिव के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हम जानते हैं जो भी इन्फिनिटिव्स होता है सारे इन्फिनिटिव्स के साथ टू लगा होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी इन्फिनिटिव्स हैं जिनके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, जिसे हम लोग बेयर इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। बेयर इन्फिनिटिव जिसे विदाउट टू के नाम से भी जानते हैं। तो व्हाट इज बेयर इन्फिनिटिव या तो विदाउट टू? बेयर इन्फिनिटिव क्या है या तो किसे कहते हैं? तो बोल सकते हैं व्हेन द इन्फिनिटिव इज यूज्ड विदाउट टू इन द सेंटेंस इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। यानी जब इन्फिनिटिव का प्रयोग बिना टू के साथ किया जाता है, कहाँ पर? तो सेंटेंस में, जिसे हम लोग बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग जब भी होता है तो टू के साथ होता है, लेकिन ऐसा यूनिवर्सल ही नहीं है कि सारे वर्ड्स के साथ टू लगेगा। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनके साथ टू नहीं लगता है। तो वो सारे वर्ड्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जिनके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। तो सबसे पहले बोल सकते हैं कि हाउ मेनी बेयर इन्फिनिटिव इन इंग्लिश। इंग्लिश तरीके से ये क्या है? 24 है। तो कौन है? तो ये आपका है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, फील, हेयर, सी, वॉच, लेट, मेक, बिहाइंड, हैड, रेदर, वुड, रेदर, रेदर देन, सुनर देन, नो सुनर, हेल्प और बट। यानी इन तमाम वर्ड्स के साथ क्या करेंगे? हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कौन सा वर्ड है? तो सबसे पहले आपको ये समझना कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, फील, हेयर, सी, वॉच, लेट, मेक, बिहाइंड, हैड, रेदर, वुड, रेदर, रेदर देन, सुनर देन, नो सुनर, हेल्प और बट। इन तमाम 24 वर्ड्स के साथ, 24 वर्ड्स के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कौन सा वर्ड है? देखते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, फील, हेयर, सी, वॉच, लेट, मेक, हैड, रेदर, हैड, बेटर, हैड, रेदर, वुड, रेदर, सूनर देन, रेदर देन, हेल्प एंड बट। यानी ये तमाम वर्ड्स के साथ हम क्या करेंगे? टू का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसके बाद हम हर वर्ड्स के साथ क्या करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये समझ में बहुत शॉर्ट में आ गया होगा कि इन तमाम वर्ड्स का यदि प्रयोग सेंटेंस में हो गया हो, तो यदि फिल इन द ब्लैंक्स में हमको भरना है, तो वहां पर देखेंगे कि यदि ये वर्ड यदि सेंटेंस में आ गया हो। आपको ये भी देखना है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर है फील है, हियर है, सी है, वॉच है।
यानी ये V2 V3 में भी रह सकता है। यानी आपको ये सिर्फ नहीं सोचना कि ये फील है तो फील ही होगा, यानी इसका V2 भी हो सकता है, कभी V3 भी हो सकता है, ये जो है V2 में भी हो सकता है, यानी अलग अलग फॉर्म में भी वर्ब फॉर्म में हो सकता है। लेकिन इसी का पार्ट होगा तो आपको यहाँ समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर टू नहीं लगने वाला है और वो फिल इन द ब्लैंक्स में टू का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल के सहारे भी इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लेंगे बेयर इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं, जिस इन्फिनिटिव के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता उसे बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। हम बोल सकते हैं बेयर इन्फिनिटिव लगभग कितने हैं, तो लगभग हम जनरल में बोल सकते हैं ये 24 है। फिल इन द ब्लैंक्स विद इन्फिनिटिव विथ और विदाउट टू, यानी कहने का अर्थ हुआ जिसके साथ क्या होगा, टू लगेगा और किसके साथ टू नहीं लगेगा। तो किसके साथ टू लगना है और किसके साथ टू नहीं लगना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे और हम लोग को समझ में ये आ जाएगा कि किन वर्ड के साथ टू का प्रयोग होता है, किन वर्ड के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। तो सबसे पहले जनरल वे में आपको ये समझना होगा कि जो मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि ये 24 वर्ड है इनके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है और बाकी जो भी वर्ड होगा उन सभी तमाम वर्ड्स के साथ टू का प्रयोग होता है। तो कैसे अभी होता है हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है, यहाँ क्या लिखा, दे प्रोमिस डैश मी, दे प्रोमिस डैश मी, और ये ब्रैकेट में आपका हेल्प लिखा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है क्या प्रोमिस ये 24 वर्ड के अंतर्गत आता है क्या, बेयर इन्फिनिटिव में आता है क्या, तो नहीं आता है। जब नहीं आता है तो यहाँ पर हम टू के साथ लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे प्रोमिस, ये प्रोमिस्ड वर्ड बेयर इन्फिनिटिव में नहीं आता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, टू प्लस ये जो दिया गया है वर्ड उसको लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू हेल्प। तो दे प्रोमिस टू हेल्प मी, यानी ये सेंटेंस क्या होता है आपका बन जाता है, यानी टू लगा देंगे और जोड़ देंगे, ये बन गया। अगला देखते हैं, ही अपीयर्स डैश ए गुड मैन, ही अपीयर्स डैश ए गुड मैन। तो ये जो अपीयर्स है, अपीयर्स नन, ये अपीयर्स जो है वो बेयर इन्फिनिटिव में नहीं आता है। जब बेयर इन्फिनिटिव में नहीं आता है तो हमको टू के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही अपीयर्स टू बी ए गुड मैन, ये आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू मेक हर, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेक वर्ड आ गया। तो मैंने अभी आपको बताया है कि क्या होगा, फील सी हेयर लेट मेक, यानी इसी का कोई रूप है। तो यहाँ पर जब मेक आ गया तो पता चल गया कि ये बियर इन्फिनिटिव का वर्ड है और ये वर्ड जब यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, टू इस पे नहीं लगेगा। यानी जो वर्ड यहाँ पर है इसको जब यहाँ पर लिखेंगे तो टू नहीं लगाना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये मेक हर अंडरस्टैंड, ये डायरेक्ट यही वर्ड को हम क्या करेंगे यहाँ पर डाल देंगे और ये सेंटेंस मेरा बन जाएगा। यहाँ पर टू इसके साथ आपको नहीं लगाना है, यानी ये वर्ड लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब मेक आ गया है, जब यहाँ पर कोई भी वर्ड बियर इन्फिनिटिव का हमको मिल जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे, टू का प्रयोग नहीं करना है। तो ये दोस्तों आपका सेंटेंस बन जाता है, यानी सिर्फ अंडरस्टैंड यहाँ पर हम लिख देंगे और ये सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट है, आई saw him dash sleep, ये जो साव आया ना, साव, तो अभी मैंने बताया है कि क्या होगा, फील होगा, सी होगा, तो सी का V2 क्या है, साव है। तो जब V1 हो सकता है, V2 हो सकता है, यानी कोई भी रूप हो सकता है, यानी उसी का रूप होगा ना। तो यहाँ पर जैसे साव आया तो पता चल गया कि ये बियर इन्फिनिटिव का वर्ड है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये टू के साथ नहीं आएगा। तो ये सिर्फ किसके साथ आएगा, तो जो वर्ड है उसको लिख देना है सिर्फ। जैसे यहाँ पर लिखा है स्लीप, तो सिर्फ क्या करेंगे, हम स्लीप लिखेंगे, यानी टू का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। यही मेरा सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है, यू हैड बेटर, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि हैड बेटर होगा तो क्या करेंगे, ये बियर इन्फिनिटिव होगा। जब बियर इन्फिनिटिव होगा तो वहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करना है। तो स्टे है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, ये स्टे वर्ड दे देना है, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका बन जाता है। नेक्स्ट है सी हर्ड द बेबी, ये जो हर्ड है ना, ये क्या है, हेयर, जो हम लोग सुनते हैं उसका V1 क्या होता है, हेयर होता है। हेयर का ही ये क्या है, टू फॉर्म है, तो यानी उसी का रूप है ना। तो यहाँ पर हम ये वर्ड देखें, अभी हेयर सुने थे, फील सी हेयर, तो हेयर का ही क्या है, ये V2 फॉर्म है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी जो वर्ड है सिर्फ इस वर्ड का ही प्रयोग हम लोग करेंगे। आंसर मेरा बन जाएगा। नेक्स्ट है, ही इज अबाउट, अबाउट का प्रयोग हम लोग अभी बियर इन्फिनिटिव में नहीं किए हैं, तो सिंपल है, जब नहीं किए हैं तो टू लगेगा ही। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे,
टू डाई, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यू नीड नॉट, नीड का प्रयोग हम लोग ने अभी किए हैं, क्योंकि कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, नीड, नीड, डेयर, तो ये क्या है, नीड जो है ना वो आपका मॉडल में आ रहा है, तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा, यानी जो वर्ड दिया गया है उसी वर्ड को हम लिख देंगे। दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यदि इधर में यदि बेनिफिटिव का कोई वर्ड, ये 24 में किसी का भी कोई फॉर्म मिल जाए तो हमको क्या करना है, यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करना है। यदि नहीं मिले तो आंख मूंद के बेधड़क क्या करेंगे, टू लगा देंगे सारे वर्ड के साथ, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो फिर हम लोग देखो ये देखेंगे कि व्हाट इज जीरंड, जीरंड क्या है, जीरंड किसको बोलते हैं, तो सिंपली बोल सकते हैं व्हेन V1 प्लस ing इज यूज्ड एज लाइक ए नाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड जीरंड, यानी जब V1 प्लस ing का प्रयोग, V1 के साथ जब ing का प्रयोग करेंगे और इसका प्रयोग नाउन के जैसा सेंटेंस में होता है, वाक्य में होता है, तो इसे हम लोग जीरंड कहते हैं। तो ये क्या हो सकता है, इसे रीडिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, टीचिंग हो गया, डूइंग हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल सबका जीरंड का हो सकता है। जो किस फॉर्म में होगा, V1 के साथ ing फॉर्म लगा हो और इसका प्रयोग कैसे हो, तो एक नाउन के जैसा काम कर रहा हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे जीरंड बोलते हैं। ये जो जीरंड है, जीरंड का प्रयोग हम लोग 4 फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहले ये जो है पहला स्टेप इसका है कि ये कोई भी सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट के रूप में ये जीरंड का प्रयोग होगा। दूसरी बात है ये जीरंड का प्रयोग सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। तीसरा बात है कि जीरंड का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद होता है। और चौथा बात है कि जीरंड का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीरंड का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसके रूप में ये काम करेगा। दूसरा बात है ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तीसरा बात है प्रीपोजिशन के बाद काम करता है। चौथा बात है कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है। तो जीरंड का प्रयोग 4 फॉर्म में हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे जीरंड इज यूज्ड एज लाइक ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस, यानी जीरंड का प्रयोग कहाँ पर होगा, तो ये होगा सब्जेक्ट के रूप में होगा। कहाँ पर, तो सेंटेंस में। एज लाइक हम लोग बोल सकते हैं वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, तो वॉकिंग क्या है, एक व्यायाम है। तो ये जो वॉकिंग है ना, वॉकिंग क्या है मेरा, यहाँ पर जीरंड के रूप में आया है। तो जीरंड का रूप में आया है, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है, तो ये एक नाउन के जैसा काम कर रहा है। हम ये बोल सकते हैं मान राम एक आदर्श विद्यार्थी है, क्या होगा, राम इज एन आइडियल स्टूडेंट। तो उसी तरह यहाँ पर राम जो होना था तो उसके बदले क्या क्या है, वॉकिंग लगा दिया, यानी राम जो है वो नाउन है और नाउन के जैसा ही वॉकिंग का प्रयोग कर रहा है। यानी ये जो वॉकिंग है V1 प्लस ing, ये जो है ना V1 प्लस ing, ये काम कैसे कर रहा है, तो एक नाउन के जैसा काम कर रहा है। कहाँ पर, तो सेंटेंस में। तो वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, तो क्या हो गया, टहलना एक व्यायाम है। नेक्स्ट बोल सकते हैं टीचिंग इज माई हॉबी, ये जो टीचिंग है ना, पढ़ाना, ये मेरी क्या है, ये मेरी आदत है। तो ये टीचिंग इज माई हॉबी क्या हो गया आपका, ये नाउन के जैसा सब्जेक्ट में काम कर रहा है। और वॉकिंग है, ये भी क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट में नाउन के जैसा काम कर रहा है। नेक्स्ट है कि जीरंड इज यूज्ड एज लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस, यानी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी हम क्या करेंगे, जीरंड का प्रयोग करते हैं। जैसे यू लाइक रीडिंग, यू लाइक रीडिंग, ये देखते हैं ये यू लाइक के रीडिंग है, ये रीडिंग क्या है आपका, ये जीरंड फॉर्म में है। जो कहाँ पर आया है, तो ये आया है आपका ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, यानी ऑब्जेक्ट की प्लेस में आया है। कौन, तो रीडिंग, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा जीरंड फॉर्म में आ रहा है। दूसरा है कि राम इंजॉय फ्लाइंग काइट, राम इंजॉय फ्लाइंग काइट, ये जो फ्लाइंग है ना, क्योंकि ये जो वर्ब स्पेशल तो यहाँ पर प्रयोग हो चुका है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वर्ब प्रयोग हो चुका है। इसके बाद जब भी आएगा तो ये जीरंड फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राम इंजॉय फ्लाइंग काइट, यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर यदि यूज होता तो ये सब्जेक्ट के रूप में होता, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ है बल्कि यहाँ पर हुआ है, इसलिए ये क्या कर रहा है, ये जीरंड ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कि जीरंड इज यूज्ड एज लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी जो भी प्रीपोजिशन होगा, कोई भी प्रीपोजिशन हो सकता है, उन तमाम प्रीपोजिशन के बाद हम क्या करेंगे, जीरंड का प्रयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ही इज फाउंड ऑफ हंटिंग, ही इज फाउंड ऑफ हंटिंग,
ये ऑफ क्या है, ऑफ मेरा प्रीपोजिशन है, और ऑफ प्रीपोजिशन है तो इसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, वो मेरा जीरंड होगा। ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद जब भी आएगा तो जीरंड फॉर्म होगा। नेक्स्ट है ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डांसिंग, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डांसिंग, उसने मुझे मना कर दिया, किसके लिए, तो डांसिंग करने के लिए या नाचने के लिए मुझे मना कर दिया। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये फ्रॉम जो है ना, ये फ्रॉम क्या है, ये फ्रॉम मेरा प्रीपोजिशन है, और इसके बाद जस्ट जब भी आएगा तो क्या होगा, वो मेरा जीरंड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या आया, प्रीपोजिशन के बाद में भी जीरंड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जीरंड इज यूज्ड एज लाइक ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस, यानी इसका प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी किया जाता है। तो किसका प्रयोग, तो जीरंड का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम लोग करते हैं। जैसे माई हॉबी इज डांसिंग, मेरी इच्छा क्या है, मेरी चाह क्या है, डांसिंग। तो ये क्या करता है, कंप्लीट करता है, यानी ये कोई समस्या हो उन समस्या को क्या करता है, कंप्लीट करता है, उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो माई हॉबी इज डांसिंग, मेरी चाह है, मेरी इच्छा है, मेरा मन करता है क्या करने के लिए, डांसिंग करने के लिए। तो जब हम डांस करेंगे तो मेरी मन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट का रूप काम करता है। नेक्स्ट है माई डिजायर इज सीइंग हर अगेन, माई डिजायर इज सीइंग हर अगेन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो सीइंग है ना, तो मेरा इच्छा, मैं कोई और व्यक्ति हूँ और ये कोई अलग व्यक्ति है, यानी मैं कोई और हूँ और ये कोई और है, लेकिन ये जो मेरा मन करता है उसको एक बार पुनः देखूं, काश मैं उसको एक बार देखता। तो ये मैं अलग हूँ, वो अलग है, लेकिन ये जो मेरा मन करता है वो क्या करता है, दोनों के संबंध को जोड़ने का काम करता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि आप ये चेन लगाते हैं तो चेन क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, क्योंकि चेन क्या करता है, दोनों पार्ट को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो यही क्या है, कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम जीरंड का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर करते हैं जीरंड का प्रयोग, तो 4 जगह करते हैं। एक सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में, तीसरा प्रीपोजिशन के बाद, और चौथा कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम जीरंड का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ट्रांसफॉर्म करने आएगा जीरंड टू इन्फिनिटिव या तो इन्फिनिटिव टू जीरंड, तो आप याद ये रखना कि जहाँ पर ये V1 प्लस आई एन जी होगा, जहाँ पर V1 प्लस आई एन जी होगा तो वहाँ पर क्या करना, 2 प्लस V1 जोड़ देना। तो ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी इन्फिनिट से जीरंड और जीरंड से इन्फिनिटिव होगा। तो क्या करना, 2 प्लस V1 और V1 प्लस आई एन जी को क्या करना है, सिर्फ चेंज कर देना है सेंटेंस में। आपका ये क्या हो जाएगा, चेंज ऑटोमेटिक हो जाएगा। तुम लोग आगे देखो, ये देखेंगे कि व्हाट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, पार्टिसिपल है क्या, और पार्टिसिपल के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि विच शोज द फॉर्म ऑफ वर्ब, कैटेगरी ऑफ वर्ब एंड एक्शन ऑफ वर्ब इज कॉल्ड पार्टिसिपल। यानी पार्टिसिपल उसको कहेंगे किसको, जो फॉर्म ऑफ वर्ब को दिखाता है, कैटेगरी ऑफ वर्ब को दिखाता है, एंड एक्शन ऑफ वर्ब को दिखाता है। यानी फॉर्म को दिखाता है, कैटेगरी को दिखाता है और एक्शन को दिखाता है, किसका, तो वर्ब का। तो इसे ही हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। नेक्स्ट है कि पार्टिसिपल इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। पार्टिसिपल को 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा पार्ट है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखेंगे हम लोग बारीकी से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तीनों पार्टिसिपल को हम लोग अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। आप सिर्फ थोड़ा सा मन को शांत करके देखने का और समझने का प्रयास करें। जैसे सबसे पहले आप ये देखेंगे कि व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, यानी ये पहला रूप है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर पास्ट, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, तो बोल सकते हैं विच पार्टिसिपल मेक्स प्रोग्रेसिव टेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी वो पार्टिसिपल जो क्या कहता है, प्रोग्रेसिव टेंस बनाता है। प्रोग्रेसिव टेंस का अर्थ होता है प्रोग्रेस में है,
जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, यानी काम चालू है, तो उसे प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं। चाहे ये प्रेजेंट में हो या तो पास्ट में हो या तो फ्यूचर में, आपको ये नहीं देखना है, बट आपको ये देखना है कि ये कंटिन्यूस में है, यानी ये कंटिन्यू काम हो रहा है, तो इसे हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे रीडिंग बोल सकते हैं, टीचिंग, डांसिंग, कोई भी एग्जाम्पल्स आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिसमें प्रोग्रेसिव टेंस बना रहा हो, यानी कोई भी काम वो जारी है, तो ऐसे वर्ब फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। अगला देखते हैं कि एक इसमें नोट दिया गया है कि ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि यदि एक कर्ता के द्वारा दो कार्य, एक कर्ता के द्वारा कितना कार्य हो रहा है, दो कार्य एक साथ किए जाए या एक के बाद दूसरा तुरंत किया जाए, तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। कहने का अर्थ हुआ एक काम हुआ, फिर तुरंत जस्ट उसी के द्वारा दूसरा कार्य प्रारंभ हो गया, तो वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। जैसे एक बच्चा गिरा और दौड़ा, गिरा फिर उठा और दौड़ा। ऐसा नहीं कि वो गिरा तो 10 घंटा वो सोए रहेगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो बच्चा देखता है कि मुझे कोई देखा क्या। यदि जैसे ही देखता है कि हाँ कोई नहीं देखा, बस उसे चोट भी लगी है बेचारे को, लेकिन वो क्या करता है, उठता है और वो भाग जाता है। यानी कहने का तो दौड़ रहा था, वो गिर गया, जब गिर जाता है तो फिर क्या करता है, वो उठता है और फिर वो दौड़ने का काम चालू कर देता है। यानी एक ही कर्ता के द्वारा क्या हो रहा है, वो काम हुआ, फिर गिरा, फिर दौड़ा, यानी बहुत ही क्लोजली संबंध हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। जैसे एक आदमी ऊपर से कूदा और क्या हुआ, ऊपर से कूदा और भागा, कूदा और भागा। ऐसा नहीं कि वो कूदा 10 घंटा बैठे रहेगा फिर भागेगा, ऐसा बात नहीं है। वो कूदा, उसके बाद वो फिर वहां से दौड़ा, तो ऐसा जब होगा तो वहां पर आपको ये समझना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे यहां पर लिखा है ही जंप्ड अप, उसने कूदा, ही रेन अवे, और वो क्या हो गया, वो भागा, यानी कूदा और भागा। तो कहने का तो बहुत ही कम समय, कम अंतराल होगा, तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं। नेक्स्ट है आई सॉ द लायन एंड रेन अवे, मैंने अचानक एक बाघ को देखा, और जैसे ही देखा तो क्या करेंगे, वहां पर खड़ा रहेंगे, नहीं नहीं, जैसे वहां पर हम उसको देखे तो क्या हो गए, बस अपना भागे, यानी बहुत कम अंतर हो, तो यहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। जैसे ही जंप्ड अप, ही रैन अवे, तो यहां पर हम इसको डायरेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का मदद से हम इसको बनाएंगे। जैसे जंपिंग अप, ये डायरेक्ट क्या हो गया, जंपिंग अप ही रैन अवे। दोस्तों ये क्या हो गया, ही जंप अप ही रैन अवे, इसको डायरेक्ट बोल देंगे क्या, जंपिंग अप ही रैन अवे। ये सेंटेंस आपका बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के आधार पर। नेक्स्ट है आई सॉ द लायन एंड रैन अवे, यानी सॉ जो है इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बिफोर फॉर्म में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सीइंग द लायन आई रैन अवे, यानी सीइंग द लायन आई रैन अवे। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये सेंटेंस क्या हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये कोई भी सेंटेंस को आराम से इजी वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कि व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, बोल सकते हैं विच पार्टिसिपल मेक्स पास्ट टेंस इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, यानी जो पास्ट टेंस बनाता है उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसमें क्या होता है, भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये एग्जांपल है क्या, प्लेड हो गया, सीन हो गया, गॉन हो गया, डन हो गया, इटन हो गया, कुछ भी इस तरह से एग्जांपल आपका होगा, आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। अगला देखेंगे कि व्हाट इज परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं। तो सिंपल में हम बोल सकते हैं व्हेन हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। व्हेन क्या करना है, सबसे पहले हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ना, इसी को क्या करना है, हैविंग के साथ इसको जोड़ देना है। तो व्हेन हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। जब हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल को जोड़ दिया जाता है तो ये क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है।
इट इज यूज टू ज्वाइन टू परफेक्ट टेंस, और ये दो परफेक्ट टेंस को क्या करेगा, जोड़ने का काम करता है। यानी दो परफेक्ट टेंस होगा, उसको जोड़ने का काम जो करेगा वो क्या होगा, आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। तो हम लोग देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जो प्रोग्रेसिव टेंस बनाता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जो पास्ट टेंस बनाता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है कि जो दो पास्ट को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। जो दो पास्ट को जोड़ने का काम करता है उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ही डिड हिज जॉब, ही लेफ्ट द ऑफिस। ही डिड हिज जॉब, उसने अपना काम किया और वह क्या हो गया, लेफ्ट द ऑफिस, यानी ऑफिस की ओर चल दिया। ये क्या है, ये भी पास्ट में है और ये भी क्या है, आप देखते हैं पास्ट में। जब दो पास्ट का हो तो इसको हम क्या करेंगे, ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। नेक्स्ट है सी वर्कड हार्ड, सी फेल्ट टायर्ड, वो बहुत हार्ड काम की और ये क्या हो गई, वो थक गई बेचारी। तो ये सेंटेंस को परफेक्ट पार्टिसिपल में हम कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ही डिड हिज जॉब, ही लेफ्ट द ऑफिस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हैविंग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैंने बताया हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो ये बन जाएगा आपका हैविंग डन हिज जॉब, ही लेफ्ट द ऑफिस। दोस्तों आपको ये देखना है यहां पर क्या किया, हैविंग डन हिज जॉब, ही लेफ्ट द ऑफिस, यानी कि सी वर्क हार्ड, सी फेल्ट टायर्ड। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, हैविंग लगाना है। क्या लगाना है, हैविंग। तो हैविंग, सबसे पहले हैविंग लगा दिए, इसके बाद क्या करना है, हैविंग, हाँ, वर्क हार्ड, सी फेल्ट टायर्ड। तो क्या हो गया दोस्तों, तो हैविंग वर्कड हार्ड, यानी सी वर्क हार्ड। तो क्या हो गया, सबसे पहले मैंने क्या किया, हैविंग जोड़ दिया। इसके बाद ये जो वर्क था तो वर्क लिखा, ये हार्ड था तो मैंने हार्ड लिखा। इसके बाद सी फेल्ट टायर्ड, तो सी फेल्ट टायर्ड को मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जोड़ दिया। तो ये आपका सेंटेंस क्या होता है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल में बन जाता है। तो बस आप एक सेंटेंस के माध्यम से कई सेंटेंस को बना सकते हैं। तो सी वर्क हार्ड, सी फेल्ट टायर्ड, तो हैविंग वर्क हार्ड, सी फेल्ट टायर्ड। नेक्स्ट है ही डिड हिज जॉब, ही लेफ्ट द ऑफिस, हैविंग डन हिज जॉब, ही लेफ्ट द ऑफिस। तो दोस्तों इस प्रकार से आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें और प्रैक्टिस सेट बनाने का प्रयास करेंगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम हो सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। इसके पहले मैं नॉनफिनाइट का फर्स्ट वीडियो अपलोड किया हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप उसे भी एक बार अवश्य देख लेंगे ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन हो नॉनफिनाइट से वो सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। दोस्तों आप इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन करके सारे वीडियो को आप पा सकते हैं मुफ्त में। तो आप ऐसा समय जाने न दें और टेलीग्राम चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में है आपका सारा A to Z वीडियो, आप वहां से भी पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।